हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में हमने दो पॉइंट पढ़े थे इस चैप्टर के। पहला पॉइंट था व्हाट इज सेल, और दूसरा पॉइंट था सेल थियरी। सेल थियरी में हमने तीन साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पहले पिछला लेक्चर देख ले, उसके बाद ये लेक्चर देखें ताकि उन्हें ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन अनियन पील and or human chick cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is typical plant cell, has a distinct cell wall as outer boundary and is just within it the cell membrane. The cells of a human chick have an outer membrane as the delimiting structure of cell. Inside Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosomes, which in turn contain the genetic material, that is DNA. Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. The cytoplasm is the main area of cellular activities in both plant and animal cells. Various chemical reaction occurs in it to keep cell in a living state. तो इस पूरे पैराग्राफ में प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन किया है। प्लांट सेल जो है अनियन सेल है, और अनियन सेल, और जो एनिमल सेल है वो है ह्यूमन चिक सेल्स। तो इसको हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा था, तो अगर हम अनियन सेल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जो होगी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर भी एक लेयर होगी जिसको बोलेंगे सेल वॉल। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होगी ये रेड कलर वाली, इसको हम सेल वॉल बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो ग्रीन कलर की लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कौन सा सेल है? ये है प्लांट सेल या अनियन सेल। दूसरी लाइन में ये एनिमल सेल की बात कर रहा है। तो अगर एनिमल सेल का हम स्ट्रक्चर देखें तो एनिमल सेल, ये है एनिमल सेल, ये है न्यूक्लियस, और इसके आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ये केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? एनिमल सेल या फिर ह्यूमन चिक। जो एग्जाम्पल लिया गया है वो एग्जाम्पल है ह्यूमन चिक। उसके बाद ये बताया गया है इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो भी सेल है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? ये होता है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म को और ये साइटोप्लाज्म को, इनको अलग करता है। तो जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल्स
that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack, मतलब ऐसे सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का कमी हो, लाइक यानी कमी हो, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। मतलब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। अगर मान लें ये, अगर हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाएं तो उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे ये हो गया कोई प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इनके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे जैसे डीएनए, अगर इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो ऐसे फ्रीली होगा, वो किसी भी तरीके से बाउंड्री में नहीं होगा। जैसे यूकैरियोटिक में हमने देखा था कि यहाँ पे एक बाउंड्री होती है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करती है, जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इन बोथ प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell। अभी मैंने बताया था कि इनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, इनका पूरा बॉडी ये है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो होते रहते हैं, जो कि इनको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, लिविंग स्टेट में, इनके लिविंग स्टेट में होने के लिए ज़रूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. इस लाइन में क्या बताया गया है, बिसाइड द न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। अगर हम इसको बनाते हैं डायग्राम से, इसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है और बीच में इसका एक न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, तो इस लाइन में क्या बताया गया है कि इस न्यूक्लियस के अलावा भी सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या गोल्गी एपैरेटस हो गया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है। ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, राइबोसोम्स, ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में भी मिलता है। विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म but also within the two organelles, that is chloroplast in plant and mitochondria or rough endoplasmic reticulum। तो इस लाइन में क्या बताया गया है, इस लाइन में ये बताया गया है, इस लाइन में बताया गया है कि अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो राइबोसोम्स केवल ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता ही पाया जाता है। इसके अलावा ये दो सेल ऑर्गेनेली, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, अगर इसको माइटोकॉन्ड्रिया मान लें, इसमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दूसरा होता है प्लास्टिड, दूसरा प्लास्टिड होगा, उसमें भी
सेल राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। और तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो ये इस स्लाइड में बताया गया है राइबोसोम्स के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम क्या बताया गया है एनसीईआरटी में। आगे एनसीईआरटी में लिखता है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन सेल्स both eukaryotics as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found not only the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast, mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum. Animal cell contain another non-membrane bound organelle called सेंट्रोसोम। ये एक सेंट्रोसोम जो होता है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करती है, जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है, उसके लिए ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? उसके लिए सेंट्रोसोम हेल्प करता है, जो केवल और केवल एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में डिवीजन दूसरे तरीके से होता है और एनिमल सेल में डिवीजन दूसरे तरीके से होता है। तो डिवीजन में ये सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में हेल्प करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। जितने भी सेल्स हैं वो साइज में अलग अलग होंगे, शेप में अलग अलग होंगे, उनके एक्टिविटीज होंगी वो उसमें भी एक दूसरे से डिफर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the largest cells. Nerve cells are some of the largest cells in a human body. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar like this, or cuboid, thread-like स्ट्रक्चर हो सकते हैं सेल के। इस तरीके से भी सेल के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और इवन इरेगुलर शेप, जैसे ये है वाइट ब्लड सेल, ये एमोवाइड इसका शेप होता है। मतलब एमोवाइड का मतलब ये अपने शेप को चेंज करते हैं। जो रेड ब्लड सेल है इसका शेप होता है बाइकॉन्केव, कुछ इस तरीके से होता है शेप। और रेड ब्लड सेल की जो डायमीटर होता है, ये जो इसका डायमीटर है, ये 7.0 माइक्रोमीटर होता है। आगे हम पढ़ेंगे द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म। जो सेल अपने फंक्शन जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से उनके शेप डिफरेंट हो सकते हैं। ये हमारी नर्व सेल है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल नर्व सेल होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ा सेल है। और सबसे छोटा सेल क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, जिसका साइज क्या बताया गया है? माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो आज हमने पढ़ा था सेल का एक ओवरव्यू लिखा, जिसके बारे में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा और सेल के कुछ शेप और उसके साइज के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।